हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में जैन धर्म को। पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग एक छोटा सा जैन धर्म का एक टॉपिक आपका बच गया क्या, जैन संगीति, यानी जैन संगीति के लिए जैन धर्म में कितने बैठक हुए, उसी को हम लोग देखेंगे। और आज ही क्लास में इसको यानी जैन धर्म को जैन संगीति को खत्म करके आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल का आर्थिक जीवन भी कंप्लीट कर देंगे। तो आपका एक सेक्शन बचेगा कौन, महाजनपद काल का सामाजिक जीवन, जो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको कंप्लीट कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए जैन धर्म के, है ना, जैन संगीति, जैन संगीति। संगीति को क्या कहते हैं हम लोग, यानी बैठक। जैन धर्म में कुल कितने बैठक हुए। जैसे बौद्ध धर्म में आप बैठक देख चुके थे। बौद्ध धर्म में कुल कितने बैठक हुए, 4 बैठक हुए। पहला कौन करवाया, तो अजात शत्रु। कौन दूसरा कौन करवाया, कालाशोक। तीसरा कौन करवाया, अशोक। फिर कौन करवाया, कनिष्क। सबसे पहले को कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व। फिर 383 ईस्वी पूर्व, फिर 250 ईस्वी पूर्व, और फिर ईसा के प्रथम शताब्दी में। पहला कहाँ हुआ, तो पहला आपका कौन है, अजात शत्रु, है ना, अजात शत्रु ने करवाया। उसके बाद कालाशोक ने करवाया, अजात शत्रु, है ना। उसी प्रकार तो आज भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जैन संगीति पढ़ेंगे, यानी जैन धर्म में कुल कितने बैठक हुए। चलिए हम लोग हेडिंग में लिख लिए होंगे जैन संगीति, यानी इसी को बैठक कहते हैं। तो हम लोग को एक तरह से इधर लिखिए बैठक, यानी संगीति में लिखिए संगीति, संगीति। उसके बाद लिखिए वर्ष, उसके बाद लिखिए स्थान, उसके बाद लिखिए अध्यक्षता, और इधर लिखिए महत्वपूर्ण कार्य, यानी निष्कर्ष इसको कह सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्य या निष्कर्ष। तो पहला बौद्ध संगीति, देखिए 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, 300 ईस्वी पूर्व में। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ, तो 300 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में हुआ है, पाटलिपुत्र। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में कब हुआ, 300 ईस्वी पूर्व। और इसका अध्यक्षता कौन किया था, स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र ने किया। यानी कि प्रथम जैन संगीति का हुआ तो 300 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र में। और किसकी अध्यक्षता कौन करवाया, तो तो आपका स्थूलभद्र, है ना। तो पहला महत्वपूर्ण कार्य को हम लोग दोनों को एक ही साथ देख लेंगे। तो पहला हो गया कंप्लीट। दूसरा देख लीजिए, दूसरा बौद्ध संगीति का हुआ तो 512 ईस्वी में हुआ। 512 ईस्वी, इसमें ईस्वी पूर्व नहीं लगाना, ईस्वी केवल है। 512 ईस्वी। ये कहाँ हुआ, तो एक गुजरात का जगह है, कहाँ, वल्लभी। गुजरात का जगह का नाम क्या है, वल्लभी। यानी कहाँ में पड़ता है, गुजरात में, है ना। ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात का एक जगह वल्लभी यहीं हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था, है ना। अगर जानते हो तो बताइए, इसका अध्यक्षता कौन किया था, श्रवण। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, श्रवण, है ना। यानी दो अपने जैन धर्म में कुल 2 ही बैठक हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म में कुल कितने बैठक हुए थे, 4 बैठक। लेकिन जैन धर्म में आपको 2 ही बैठक हुआ, तो 2 ही को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए 300 प्रथम बौद्ध जैन संगीति का बैठक हुआ 300 ईस्वी पूर्व। कहाँ हुआ, पाटलिपुत्र। इसके अध्यक्षता कौन किया, तो स्थूलभद्र। यानी स्थूलभद्र उस समय के जैन, यानी कि जैन ऋषि थे, यानी जैन, है ना। ये महत्वपूर्ण, यानी कि बहुत अच्छा कौन था, जैन धर्म के लिए ऋषि था, कौन, स्थूलभद्र। उसी प्रकार दूसरा देखिए, तो वर्ष का 512 ईस्वी में स्थान कहाँ हुआ, वल्लभी। यानी वल्लभी कहाँ, गुजरात में पड़ता है। और इसके अध्यक्षता कौन किया था, श्रवण, है ना। तो देखिए आपको महत्वपूर्ण कार्य में पहला देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जब प्रथम जैन संगीति जब हुआ तो उसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो देखिए इस समय निष्कर्ष क्या निकला कि सबसे पहले आपको समझना, देखिए इस समय प्रथम बौद्ध संगीति में दो वर्ग में, 2 भागों में विभाजित हो गया आपका, है ना। 300 ईस्वी पूर्व में कौन हो गया आपका, श्वेतांबर, और एक हो गया आपका दिगंबर,
श्वेतांबर और दिगंबर में जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला आपका कौन? श्वेतांबर। देखिए समझना है इसको। 300 ईस्वी पूर्व, देखिए पाटलिपुत्र का राजधानी मगध का ही राजधानी था। तो 300 ईस्वी पूर्व जब ये यानी कि जब प्रथम जैन संगीति किस मगध का शासन कौन कर रहा था? तो अजात शत्रु मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य कर रहा था। यानी जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तो उस समय शासक कौन था मगध का? तो चाहे आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इसी समय जब 300 ईस्वी के पूर्व में, है ना, 300 ईस्वी पूर्व में ध्यान दीजिएगा, 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ा। 12 वर्ष, 1-2 साल नहीं, 12 वर्ष। तो बता सकते हैं 12 वर्ष अकाल पड़ेगा तो बहुत ही लोग मरने लगे, भूखे, यानी भूखमरी छा गया था कौन? मगध में। तो यानी कितने वर्ष लगातार? 12 वर्ष लगातार अकाल पड़ा। कहाँ? मगध में। और शासक कौन उस समय था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य शासक कौन था आपका मगध में? तो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य, मगध का शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो 300 ईस्वी पूर्व में 12 वर्ष तक लगातार मगध पर अकाल पड़ा, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य, ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और एक ऋषि कौन है? जैन धर्म के प्रमुख ऋषि स्थूलभद्र। उस समय 2 ऋषि महत्वपूर्ण थे, स्थूलभद्र, और एक का नाम क्या था? स्थूलभद्र हो गया, और एक का नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु यानी उस जब, है ना, मैंने मौर्योत्तर का आपका देख लीजिए, जब प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था उस समय 2 जैन धर्म के प्रमुख ऋषि थे। पहला कौन हो गया? स्थूलभद्र, और दूसरा भद्रबाहु। तो जब अकाल पड़ा 300 ईस्वी पूर्व में तो मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु, आपका चंद्रगुप्त मौर्य। बार बार आपको अजात शत्रु आ जाता है ना, रिलेटेड चीज पढ़ने के कारण। तो खैर कोई बात नहीं, हम तो इसका शासक कौन चल रहा था? मौर्योत्तर काल का, मौर्य काल का शासक कौन चल रहा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब 300 काल हुआ तो सोचा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है ना, यानी कौन कहा? आपका चंद्रगुप्त मौर्य, यहाँ रहना ठीक नहीं है, ज्यादातर लोग मर रहे हैं, अकाल ज्यादा हो गया था। अकाल होने से बहुत ज्यादा भूखमरी हो गया, और भूखमरी होने के कारण बहुत से लोग मरने लगे। तो मरने का कारण में तब आपका चंद्रगुप्त मौर्य और एक ऋषि कौन है? भद्रबाहु। ऋषि कौन है? भद्रबाहु। ये देखिए एक फिगर से आपको समझा देता है तो आपको आसानी हो जाएगा। है ना, यानी मगध कहाँ? आपका बिहार में भैया था। यानी ये 12 वर्ष तक लगातार अकाल पड़ने से आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो अपने एक ऋषि है जैन धर्म के कौन ऋषि भद्रबाहु के साथ कहाँ चल गए? यहाँ कर्नाटक में आ गए। कर्नाटक का जगह का नाम है श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में आकर रहने लगे। यानी कि जब लगातार जब अकाल हुआ तो अब एक ऋषि है कौन? भद्रबाहु, और भद्रबाहु के साथ कहाँ आ गए? श्रवण, यानी कर्नाटक की जगह आपका श्रवण बेलगोला, और यहीं लोग रहने लगे। तो जब अकाल चूंकि जब कुछ दिन बाद जब कौन? भद्रबाहु कहाँ चला गया? कर्नाटक से जब कुछ दिन बाद जब लौटा, और जो स्थूलभद्र थे यानी कि भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ कहाँ चल गया? अकाल पड़ने से कर्नाटक। लेकिन जो स्थूलभद्र है, जो अध्यक्षता किया था प्रथम जैन संगीति का, वो कहा कि हम मारेंगे तो मारेंगे लेकिन हम यहीं रहेंगे, यानी पाटलिपुत्र में हम रहेंगे, चाहे मारे चाहे जाए। तो जो इनको मानने वाला था यानी स्थूलभद्र के अनुयायी, तो जो है ना, यानी कि 2 उस समय प्रमुख ऋषि थे जैन धर्म के लिए, तो एक स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो जो स्थूलभद्र के जो मानने वाला जो लोग था जो रह गया कहा पाटलिपुत्र में, और जो भद्रबाहु के साथ जो मानने वाला जो ऋषि थी आपका शिष्य था कि जैन धर्म का, है ना, तो इनके शिष्य चल गया, इनके साथ चला गया कहा? कर्नाटक के बेलगोला में, और वहाँ कुछ दिन बस गया, है ना। तब यहाँ देखा कि जब स्थिति, जब ये देखें कौन? भद्रबाहु की स्थिति नॉर्मल हो चुका है ना, यानी अकाल अब समाप्त होने के कगार पर है। तो नॉर्मल होने के तब लौट के आए कहाँ? फिर आगे मगध, यानी मगध के कहा? पाटलिपुत्र में आ गए कौन? स्थूल भद्रबाहु। तब आने से कहा इन दोनों के बीच में काफी विवाद हो गया, यानी कि क्या हुआ? इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। किनके बीच? स्थूलभद्र और भद्रबाहु के गहरा मतभेद हो गया। देखिए कैसे मतभेद हुआ। जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी अगर 2 पार्टी में, जनरली जैन धर्म एक पार्टी के रूप में मानिए, जैन धर्म एक पार्टी है, तो देखिए अगर जैन किसी भी पार्टी में अगर 2 नेता, है ना, शक्तिशाली होता है, यानी कि
वर्चस्व वाला होता है तो अपने पार्टी में दो गुट बना लेता है, एक अपना गुट और एक अपना गुट। जैसे अभी हाल फिलहाल में न्यूज चल रहा है, जदयू के देख लीजिए, जदयू में एक नीतीश गुट है, एगो रामचंद्र है ना, एक रामचंद्र है ना, जो आपका मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, इस्पात मंत्री, उनका गुट चल रहा है। तो ठीक उसी प्रकार उस समय में गुट होने लगा, क्योंकि 12 वर्ष अकाल होने से कहाँ भाग गया, चले गए हुआ कर्नाटक में। और कर्नाटक में जब चले गए तो भद्रबाहु जब लौट के आए कहाँ, मगध यानी पाटलिपुत्र में, तो इन दोनों के बीच स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच काफी गहरा मतभेद हो गया। और मतभेद होने के कारण है ना, तो चूंकि बहुत मतभेद होने के कारण जो ये थे आपका देखिएगा यहाँ जो भद्रबाहु है, इनके भद्रबाहु किसके स्थूलभद्र के गहरा मतभेद हो गया। और मतभेद होने के क्रम में स्थूलभद्र के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, ये श्वेतांबर और इनके जो शिष्य थे वो दिगंबर जो स्थूलभद्र के शिष्य दिगंबर कहलाए। और यानी कि जो इसी समय जब लौट के आया कौन, भद्रबाहु, इसी समय दो भागों में विभाजित हो गया, कौन, जैन धर्म। और अब इनके शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर, यानी भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाए, दिगंबर। और स्थूलभद्र के आपका अनुयायी क्या, यानी कि शिष्य क्या कहलाए, तो श्वेतांबर। याद रखिएगा, स से स्थूलभद्र और स से श्वेतांबर, ट्रिक याद रखिएगा, दोनों स से है, तो स से स्थूलभद्र और स से श्वेतांबर। तो इनका तो श्वेतांबर कहने का अर्थ क्या हुआ कि श्वेतांबर का होगा, श्वेत मतलब उजला, उजला वस्त्र, अंबर मतलब होता वस्त्र, और श्वेत मतलब उजला, यानी उजला वस्त्र धारण करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेतांबर। लेकिन दिगंबर का अथवा दिग मतलब होता आकाश, और अंबर मतलब वस्त्र। ये भद्रबाहु के कहा कि नहीं हम नग्न रहेंगे, यानी कि हम कपड़ा उपड़ा नहीं पहनेंगे, तो हमारा जो आकाश ही है, जो हमारा कपड़ा रूपी, हमारा कपड़ा कवच है, यानी कि आकाश जो हमारा है, यानी कि पूरे मनुष्य का कवच बन चुका है, यानी कपड़ा बन चुका है, तो हम कपड़ा क्यों पहनेंगे। यानी कि भद्रबाहु के शिष्य क्या कहला है, दिगंबर। दिगंबर का अर्थ हुआ नग्न रहने वाला, यानी कपड़ा नहीं पहनता, एक भी कपड़ा वस्त्र का उपयोग नहीं करता। महावीर ने भी अपने काल में इसका यूज किए थे, महावीर ने दिगंबर का आदि सपोर्ट किए थे, वस्त्र नहीं पहन मतलब नहीं ही पहनते थे, मान के चलो, है ना। तो यानी कि भद्रबाहु की चीज क्या कहना है, तो दिगंबर और स्थूलभद्र। और इसी क्रम में जब कौन इसका राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मृत्यु हो जाती उसी, है ना, यानी कि अन्न जल त्याग कर एक संन्यास समाधि के रूप में, है ना, अपने प्राण को त्याग कर देता है। तो वो कौन, ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ मर जाता है, तो श्रवण बेलगोला में मर जाता है। तो आपका जैन धर्म से जो ये रिलेटेड हम लोग समझ गए कि जैन धर्म प्रथम बौद्ध जैन संगीति के बाद दो वर्ग विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ हुआ श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, और दिगंबर का अर्थ मतलब नग्न रहने वाला, है ना। और देखिए इसमें क्या निकाला, जैन साहित्य को साहित्य लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध, यानी जैन साहित्य को इसमें क्या किया गया। जब द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, 512 ईस्वी पूर्व, कौन कहाँ हुआ, तो बल्लभ भी गुजरात में पड़ता है, श्रवण बेला। और द्वितीय जब संगीति का आयोजन हुआ तो उसमें क्या निष्कर्ष लिखा, यानी महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ, तो साहित्य के रूप में जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया, यानी लिखा गया, है ना, लिपिबद्ध किया गया। तो ये आपका जैन धर्म कंप्लीट हो गया। तो इसको उसके बाद आपका समझना है महाजनपद काल के आर्थिक जीवन। महाजनपद काल के आर्थिक जीवन हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होगा अर्थव्यवस्था का, जो महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था, कृषि। जिसके पहले भी आपका उत्तर वैदिक काल पढ़ा है, उसमें भी कृषि था। लेकिन जब रिंग वैदिक में क्या था, तो पशुपालन था ना प्रमुख, यानी कि अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था, तो रिंग वैदिक में पशुपालन था। लेकिन उन्हीं उत्तर वैदिक में कृषि हो गया, और महाजनपद काल में भी आपका कृषि था, है ना। तो इस काल में आपको पता पढ़ाए भी कि इस काल में पहली बार क्या हुआ, लोहा का प्रयोग कहाँ हुआ, कृषि कार्य में, है ना। लोहा का प्रयोग कृषि कार्य में हुआ, जिससे विस्तार हुआ। यानी कि जब लोहा का प्रयोग किस काल में, यानी कि मरणोत्तर काल में लोहा का प्रयोग, पहली बार लोहा का प्रयोग किसके लिए किया गया, तो कृषि कार्य में किया गया। कृषि कार्य कहने का सेंस जो है ना, कृषि कार्य में करने से जो कृषि क्षेत्र था, यानी कि जो भूमि था, उसको विस्तार हुआ। विस्तार कैसे हुआ, देखिए ऐसे इसमें लोहा का प्रयोग कहाँ, कृषि में हो रहा है। तो जो काटने छाटने का, जो जहां जहां खेत में जंगल था, झाड़ था, जंगल जगह जहां फैल चुका था, उसको काट दिया गया और काट कर विस्तार किया, कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। किसमें, तो आपका महाजनपद काल में ना, तो कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ,
कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो विस्तार होने का तो जब लोहा का प्रयोग हुआ उसमें कृषि में हल में लोहा का प्रयोग, यानी यहाँ देखिए ये मान लीजिए कि हल है, तो यहाँ लोहा प्रयोग होने से गहरा जुताई होगा, तो गहरा जुताई हुआ, खेत का क्या हुआ, गहरा जुताई। तो बताइए गहरा अगर जुताई कोई खेत का अगर होगा तो क्या उत्पादन अधिक होगा, है ना। उत्पादन इसमें क्या हुआ, अधिशेष हुए, उत्पादन क्या हुआ, अधिशेष उत्पादन अधिशेष हुआ। तो जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ कृषि कार्य में अगर आप एक बैल का उपयोग कीजिए और एक अभी के मॉडर्न युग में ट्रैक्टर का यूज कीजिए, तो दोनों का फर्क होगा। यानी कि चूंकि ट्रैक्टर कम समय में आपको प्रोडक्ट दे देगा, यानी कि कम समय में आपको जोत देगा, लेकिन यही बैल से आप जोतेगा तो आपको ज्यादा समय लगेगा और गहरा जोताई भी नहीं होगा। लेकिन उस समय तो बैल ही होता था, है ना। और उत्तर वैदिक काल में खेत को जोतने के लिए लकड़ी से जोता था, लेकिन आपका महाजनपद काल में लोहा का प्रयोग किया गया जोतने के लिए, यानी कृषि क्षेत्र को खेत को जोतने के लिए लोहा का प्रयोग किया गया, है ना। तो इस काल में जब उत्पादन अधिशेष हो जाएगा तो बताइए लोग, जैसे मान लीजिएगा आपके यहाँ खूब अनाज हुआ तो आप घर में रखिएगा, आप एक लिमिट तक रखिएगा कि 1 रूम 2 रूम तक रख सकते हैं। अब ज्यादा अगर आपका उत्पादन हो जाएगा तो आप रखिएगा नहीं। तो लोग इसी काल में महाजनपद काल में लोग अपने घर से यानी अपने गांव से बाहर निकल कर कहाँ गए, एक जगह पर इकट्ठा हुए अपने सामान को बेचने के लिए। इसी के क्रम में यानी कि जब लोग इकट्ठा होने लगे तो इसी के क्रम में द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ, है ना। द्वितीय नगरीकरण का क्या हुआ, उदय, द्वितीय नगरीकरण का उदय। भारत का प्रथम नगर कौन था, तो सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन द्वितीय नगरीकरण देखिए, उत्तरी वैदिक का उत्तर वैदिक काल कौन था, ये सब ग्रामीण व्यवस्था था। लेकिन महाजनपद काल में आपका द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ, है ना। तो द्वितीय नगरीकरण कैसा उदय हुआ, लोग इकट्ठा होने लगे। अब यहाँ देखिएगा मेन रूप से इसी काल में मरणोत्तर काल में पहली बार सिक्का का प्रयोग किया, यानी सिक्का का प्रयोग किया है। किस काल में, मरणोत्तर काल में पहली बार सिक्का का प्रचलन हुआ। और सिक्का बनता था आहत से बनता था, आहत और पंचमार्क, यानी कि जो इसका महाजनपद काल में पहली बार मुद्रा के रूप में सिक्का का प्रचलन हुआ, सिक्का चलाया गया। और सिक्का जो बना होता था किसका, तो आहत का। आहत मतलब ढलाई किया हुआ, आहत मतलब ढलाई किया हुआ। पंचमार्क मतलब आप पंचिंग देखोगे, पंचिंग करना, जैसे देख लीजिए ये 2 पंचिंग है, तो यहाँ मतलब एक चित्र बना दिया और यहाँ चित्र बना दिया और यहाँ मटेरियल को रख देंगे तो चाप देंगे, नहीं पंच कर देंगे, तो जिससे हमारा एक सिक्का के रूप में स्ट्रक्चर ले लेगा। इसी को क्या कहते हैं, पंचमार्क कहते हैं, ना। तो पहली बार क्या हुआ, सिक्का किसके रूप में बना, आहत और पंचमार्क के रूप में। और जो सिक्का चलाता था कौन, तो जो सिक्का चलाता था, जैसे आज सिक्का कौन चला रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। लेकिन उस समय सिक्का कौन जारी करता था, राजा नहीं करता था। उस समय जो व्यापारी था, चूंकि व्यापारी लेन देन करना होता था व्यापारियों को, तो व्यापारी लेन देन इकट्ठा करना, वस्तु को बदले वस्तु देना पड़ता था। लेकिन सिक्का का प्रचलन होने से व्यापारी सोचा कि सिक्का का प्रचलन करेंगे और सिक्का जारी करेंगे तो हमारा, है ना, जो व्यापार में काफी सुविधा होगा। तो ये व्यापारी लोग जारी करता था, व्यापारी। तो ये पूरा आपका महाजनपद काल का आपका आर्थिक जीवन कंप्लीट हो गया। और इसको लिख लीजिए, तो हेडिंग में लिखिए जैन धर्म, जैन संगीति। उसके बाद लिखिए, इधर लिखिए कॉलम बनाइए, संगीति, वर्ष, स्थान, अध्यक्षता और महत्वपूर्ण कार्य। पहला में लिखिए संगीति में प्रथम जैन संगीति। उसके बाद लिखिए ईस्वी में 300 ईस्वी पूर्व कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में। उसके बाद स्थूल कौन कर अध्यक्षता किसने किया, तो स्थूलभद्र। और लिखिए महत्वपूर्ण कार्य श्वेतांबर। और लिखिए इसमें लिखिएगा जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला कौन गया, श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर। उसके बाद लिखिए दूसरा में लिखिए 512 ईस्वी पूर्व, 512 ईस्वी कौन कहाँ हुआ, तो बल्लभी गुजरात का स्थान है। अध्यक्षता कौन किया, श्रमण। और इसमें क्या हुआ, जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। तो लिखिए जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया, यानी लिखा गया। जैन साहित्य को क्या किया गया, लिखा गया। उसके बाद नोट में लिखिए 300 ईस्वी पूर्व में मगध में, डैश देके लिखिए नोट में, 300 ईस्वी पूर्व में मगध में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा, जिससे जैन ऋषि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक में चले गए। तथा स्थूलभद्र अपने अनुयायियों के साथ कहाँ रह गया, तो कर्नाटक आपका पाटलिपुत्र में रह गया, है ना। ये हो गया आपके बाद। उसके बाद लिखिए महाजनपद काल के आपका आर्थिक जीवन।
महाजनपद काल के आर्थिक जीवन लिखिए डैश के महाजनपद काल का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उसके बाद डैश देके लिखिए महाजनपद काल में पहली बार कृषि क्षेत्र में लोहा का प्रयोग किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ, यानी पेड़ को काट कृषि को क्षेत्र का जो खेत था उसको विस्तार किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ तथा गहरी जुताई हुई तथा खेत की गहरी जुताई हुई जिससे उत्पादन अधिशेष हुए तथा इसी के क्रम में द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। उसके बाद डैश तक लिखिए महाजनपद काल में पहली बार मुद्रा के रूप में सिक्का का प्रचलन हुआ तथा सिक्का आहत और पंचमार के बने होते थे। उसके बाद लिखिए यह सिक्का को व्यापारी वर्ग जारी करते थे। तो आपका महाजनपद काल का आर्थिक जीवन कंप्लीट हो गया। आपका नेक्स्ट क्लास होगा महाजनपद काल का सामाजिक जीवन। तो उसके बाद हम लोग मरणोत्तर काल को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।